हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी लोगों को। तो इससे जो मेरी पहले वाली एक सीरीज़ थी 4 लेक्चर की, जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि जो हिमाचल का एक बेसिक हिस्ट्री है, जिसमें एंशंट भी आएगा और जिसमें मिडिएवल भी था और जिसमें मॉडर्न भी था। और उसके बाद उसके आगे हमने जो गोरखा एंड ब्रिटिश वो सब किया था। तो वो एक बेसिक चैप्टर था जिसके बेस पर जो आगे जो डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री है वो डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री करेंगे। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री में मेन फोकस मेरा रहेगा कांगड़ा, कुल्लू, चंबा। और ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट है ये आपके मेंस के सिलेबस में मेंशन्ड है। और इसके साथ साथ मैं और भी डिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करूँगा, जैसे मान लो शिमला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मंडी है। तो इसका इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर मेंस सिलेबस में 2-3 डिस्ट्रिक्ट लिखी, 3-4 डिस्ट्रिक्ट दे रखी है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इनसे ही क्वेश्चन बनता है, क्योंकि कांगड़ा का रिलेशन कहीं शिमला से भी हो सकता है, मंडी से भी हो सकता है, किसी और स्टेट से भी हो सकता है। तो इसलिए हमें थोड़ी और भी डिस्ट्रिक्ट पढ़नी होती है। और दूसरा एक बात यहाँ पे ये है कि जो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ वो मेरा जो प्रीलिम्स वाली हमारी जो बुक है उसके ऊपर फोकस रहता है ना। बट मैं यहाँ कोशिश करूँगा कि कुछ मेंस के पॉइंट ऑफ से भी कुछ चीज़ें डिस्कस करूँ। और अगर आपने फर्दर इसको थोड़ा और एलेबोरेटिव तरीके से पढ़ना है तो हमारी जो मेंस वाली जो बुक है उसको आप पढ़ें। तो इस तरह से हम स्टार्ट करें कांगड़ा से। तो जो कांगड़ा त्रिगर्ता इसको बोला गया, जलंधर भी बोलते हैं। जलंधर इसको जो प्लेन एरिया है उसको हम जलंधर बोलते हैं, जो हिली एरिया है उसको हम, थोड़ी मेरी हैंड राइटिंग ख़राब है तो आप एडजस्ट कर लेना। तो हिली एरिया को हम त्रिगर्त और जलंधर को प्लेन एरिया को जलंधर बोलते हैं। और 3 रिवर के द्वारा ये बनाया जाता है, सतलुज, ब्यास एंड रावी। और अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में इसके लिए क्या बनता है कि जो कांगड़ा की जो हिस्ट्री है उसके लिटरेरी एंड अदर सोर्स क्या है, अदर सोर्सेस क्या है टू नो द हिस्ट्री ऑफ कांगड़ा। तो इसमें हम ये बात कर सकते हैं कांगड़ा की हिस्ट्री को हम इस तरह से जान सकते हैं। जैसे सबसे पहला यहाँ पे कि यहाँ पे एक बात ये है कि जो प्री हिस्टोरिक एज थी वो उस टाइम यहाँ पे लोग रहते थे। तो यहाँ पे 52 स्टोन एक्सेस मिले हैं, जो राहौर विलेज है एक बाणगंगा रिवर के ऊपर, यहाँ पे मिला है। सम एविडेंसेस हैव बीन फाउंड इन द नदौन ऑन द रिवर ऑफ ब्यास। तो इसे लगता है कि पता प्री हिस्टोरिक पीरियड में भी लोग रहते थे यहाँ पे, जब तक यहाँ पे त्रिगर्ता नहीं बना था। उसके बाद अगला स्टेप है यहाँ पे कॉइन्स। कॉइन्स मिलता है यहाँ पे। तो 360 को जो कॉइन्स है डुमराज के, उनसे 130 कॉइन्स यहाँ पे कांगड़ा में मिलता है इनके। और उस तरह से कुशान के कॉइन्स मिलता है यहाँ पे कन्यारा, धर्मशाला के साथ की जगह है। और कुनिंदाज के कॉइन मिलता है यहाँ पे ज्वालामुखी टेम्पल में। तो यहाँ से हमें थोड़ी हिस्ट्री पता चलती है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे जो कुछ हिस्टोरियन रहे बड़े फेमस, उन्होंने भी इसकी बात की है। जैसे कनिंगम है यहाँ पे, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड थे वो, तो उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स में इसकी बात करी। तो उन्होंने पहली बारी त्रिगर्ता और जलंधर की बात की है डिटेल में, और इसको थोड़ी हिंदू जो मैथोलॉजी है उसके साथ भी जोड़ा है। तो इसमें ये बताया है कि यहाँ पे कोई जलंधर नाम का एक कोई दानव था, डिमन था। तो जो जलंधर था वो पैदा हुआ था गंगा एंड ओशियन से, गंगा एंड ओशियन से, राइट। तो और बाद में इसको मार दिया था शिव ने, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो इस तरह से जो इसकी वाइफ है उसका नाम था बरिंदा एंड बिंद्रा। तो इन अब इसकी वाइफ थी और इसकी खुद की एग्जिस्टेंस थी। तो इसके बारे में कुछ एविडेंसेस है जो इस तरह से है कि ये बताया जाता है कि जो जिंद्रांगल कोई जगह है एंड पालमपुर के बीच में एक फॉरेस्ट है बिंद्रावन, तो ये इसी की वाइफ के नाम से हो सकता है। और जहाँ पे इसको जब मारा गया था, जहाँ इसका हेड गिरा था, डेमन का जहाँ हेड गिरा था, तो वहाँ पे भी शिव का टेम्पल है, जहाँ पे नंदीकेश्वरा टेम्पल है यहाँ पे महादेव एट जिंद्रागल ऑन न्यूगल रिवर। तो ये एक कनिंगम है। और इस बारी प्रीलिम से क्वेश्चन 1-2 साल पहले आया भी है कि कौन सा फर्स्ट हिस्टोरियन था जिसने डिटेल में त्रिगर्त के बारे में बात किया, दैट इज कनिंगम। और उसके बाद आता है पाणिनि। अब पाणिनि एक बहुत पुराना एंशिएंट ज़माने का कोई थिंकर है, राइटर है। तो उनका जो लिंक है जैसे तक्षशिला यूनिवर्सिटी से भी है, इस तरह से आगे कौटिल्य को उन्होंने टीच किया है, तो इस तरह से इनकी काफ़ी पुरानी हिस्ट्री है। तो इन्होंने पाणिनि ने इनको बात करी है कि युद्धजीवी संघ, मतलब ऐसे लोग जो युद्ध करते हैं और युद्ध इनका एक ऑक्यूपेशन है, और जिसके द्वारा वो लाइवलीहुड कमाते हैं, अपनी ज़िंदगी बसर का वो
गुजारा इससे चलाते हैं। और उसके बाद हमने जो पिछले वाला लेक्चर था उसमें आप ज़रूर देखना, तो उसमें हमने बात की है कि जो इसका फाउंडर था वो था सुशर्म चंद्र, और सुशर्म चंद्र की जो मेन सीट थी दैट वाज मुल्तान। और जब कौरवों के साथ पांडवों की लड़ाई हो रही थी, वो कौरव की तरफ से लड़ रहा था, ठीक है जी। और लड़ाई के बाद इन्होंने आके यहाँ पे त्रिगर्त को एस्टेब्लिश किया, और यहाँ पे नगरकोट फोर्ट भी बनाया, जिसको कांगड़ा फोर्ट बोलते हैं। और अब यहाँ पे जो सवाल है, आ, ये टाइम आता है अब गजनी के अटैक का, जो 1009 में हुआ था, और इसको हम थोड़ा आगे डिटेल में करेंगे। और उस टाइम गजनी के साथ एक इसका जो सेक्रेटरी था और राइटर भी था उत्तवी ने लिखी है त्यारिके यामिनी। और इस टाइम गजनी ने नगरकोट फोर्ट को अटैक करके इसको एक्वायर कर दिया था, तो उसको कुछ टाइम के लिए इसका नाम भी चेंज कर दिया था। तो तारिक यामिनी में इसको भीमनगर बोला गया है, और बाद में फरिश्ता ने इसको नाम दिया था भीमकोट, भीमनगर और भीमकोट। तो ये भी एक एविडेंस मिलता है यहाँ पे किसके द्वारा, उत्तवी के द्वारा। उत्तवी कोई राइटर है जो यहाँ पे आया था मोहम्मद गजनी के टाइम, ठीक है जी। नेक्स्ट है, और कुछ यूरोपियन ट्रैवलर्स भी थे जो यहाँ पे आए थे, और ये जो ट्रैवलर्स थे इनका कई बार वैसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कब आया था प्रीलिम्स में। तो फर्स्ट था आने वाला थॉमस कॉरियट 1615 में, उसके बाद थीवनॉट 1666 में, उसके बाद फॉस्टर 1783 में, मूर क्राफ्ट का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है 1882 में, 1832 में, उसके बाद विग्ने 35 में। तो ये भी एक एविडेंस है। उसके बाद हर्षवर्धन के टाइम यहाँ पे हुन सांग ने भी विजिट किया था, और हुन सांग का जो आने का मकसद था वो था बुद्धिज़्म जो है, क्योंकि बुद्धिज़्म की जो लैंड है वो भी इंडिया ही मानी जाती है काफ़ी हद तक, तो इसलिए इसको स्टडी करने के लिए, जैसे उस टाइम यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, उधर स्टडी करने के लिए वो जब आए थे कांगड़ा, तो उन्होंने जब जाना था उधर कश्मीर की तरफ, तो वो यहाँ पे उन्होंने स्टे किया था राजा उतिता से घर पे आते हुए भी और जाते हुए भी, तो इसलिए यहाँ पे हुन सांग का भी है मेंशन। तो अब देखिए, अगर आप मोटे तरीके से देखोगे तो जो एविडेंसेस है हमारे पास, सबसे पहले तो कॉइन्स आ गए एक, उसके बाद कुछ हिस्टोरियंस आते हैं, उसके बाद थर्ड में कुछ यूरोपियन हिस्टोरियन आते हैं, और उसके बाद कुछ फॉरेन ट्रेवलर्स आते हैं, जिसमें हुन सांग हो गया, राइट, फरिश्ता हो गया, इस तरह से इन्होंने भी कुछ लिखा है। तो यहाँ से, और बाकी अगर और थोड़ा डिटेल पढ़ना है तो फिर से आप वही मेंस वाली बता देंगे। थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे गजनी से अगर हम स्टार्ट करें कि गजनी ने कांगड़ा पे अटैक किया था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नगरकोट फोर्ट है जो उसके इर्द गिर्द घूमती है कांगड़ा की हिस्ट्री। और नगरकोट फोर्ट उस टाइम उन फोर्ट्स में माना जाता था कि जो इवन वर्ल्ड में भी फेमस थे। अगर किसी को जीतना होता था, इस जैसे मान लो अलेक्जेंडर आया था, उसको भी नगर फोर्ट के ऊपर नज़र थी। गजनी आया, उसकी भी नगर फोर्ट के ऊपर नज़र थी। अगर नगरकोट फोर्ट को जीतेगा तो ही नॉर्थ इंडिया को जीता हुआ माना जाता था, तो इसलिए नगरकोट फोर्ट की अपने आप में एक बहुत अहमियत थी। तो इसलिए नगरकोट फोर्ट बाहर के जो फॉरेन अटैक्स थे उससे अछूता नहीं रहा ये, तो इसलिए कांगड़ा की हिस्ट्री भी यहीं पे इर्द गिर्द घूमेगी। और नगरकोट फोर्ट का जो राजा होगा, कांगड़ा का जो राजा होगा, वो इतना इतना पावरफुल होना चाहिए जो इस रीजन में तो अपनी पावर को बरकरार रखेगा, बल्कि बाहर से जो आने वाले जो अटैक्स हैं उनको भी रोकेगा। तो इस तरह से जो गजनी है उसका उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री आप समझ लेने एक बारी। अब ये समझ लिए ये एक पूरा एरिया है, सामान्य करके कोई डायनेस्टी है। अब जो सामान्य डायनेस्टी उस टाइम इसमें बड़ा कुछ आता था यहाँ पे, जैसे इवन ईरान आ गया इसमें थोड़ा सा पोर्शन, और जो आज जैसे तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, राइट, और वैसे अफ़गानिस्तान, ऐसा काफ़ी फैला हुआ एरिया था ये यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई स्लेव था जो टर्की से लाया गया था, जिसका नाम था सुबुतगीन।
अब सबूतगीन ने क्या कर दिया कि अपने आप को यहाँ पे लेके एस्टेब्लिश कर दिया। जो ये रीजन अफ़गानिस्तान का पड़ता है, तो यहाँ पे कोई जगह है गजनी, गजनी भी अपने आप को एस्टेब्लिश कर दिया। और अब देखो, अब सबूतगीन यहाँ पे रहता है गजनी में, और जब तक सबूतगीन जिंदा था तो वो अपनी जो उसकी एक मदर डायनेस्टी थी, जो सामने डायनेस्टी थी, उसको ये नजराना ट्रिब्यूट देता रहता था। और बाद में जब सबूतगीन की डेथ हुई तो उसने अपने बेटे इस्माइल को राजगद्दी ऑलमोस्ट दे दी थी, और ये पता चला उसके छोटे बेटे मोहम्मद गजनी को। इसलिए मोहम्मद गजनी ने 999 में अपने आप को विजय बनाया अगेंस्ट अपने ब्रदर, और गजनी का सुल्तान बन गया। और मोहम्मद गजनी इस डायनेस्टी का पहला सुल्तान था अफगानिस्तान में। तो सुल्तान का मतलब ये था कि जिसने अपने आप को अपनी जो मदर डायनेस्टी थी उससे पूर्ण रूप से आज़ाद कर दिया। अब ये आगे किसी की सब्सिडरी नहीं है। अब गजनी क्या है, कंप्लीट एक अपने आप में एक डायनेस्टी है, तो इसलिए ये पहला सुल्तान बन जाता है यहाँ का। अब देखिए, अगर कोई सुल्तान बन जाता है तो सुल्तान बनने के बाद क्या करेगा, वो सबसे पहले अपनी पावर का शो ऑफ करेगा कि हाँ मुझे लोग माने कि हाँ मैं पावरफुल हूँ, और पावरफुल था भी ये। और जिसने अपने आप को यहाँ पे इतना बड़ा राजा अपना जो सम्राट डिक्लेयर कर दिया था, अपने भाई को हरा दिया था। अब इसने पहले से ही सुन रखा था, क्योंकि इसके बगल में कोई स्टेट है जिसको सोने की चिड़िया बोलते थे, और इस सोने की चिड़िया तक आने की इसने कोशिश पहले भी की थी। जब इसका बाप सबूतगीन था तब ये यहाँ के राजा से लड़ रहा था, तो उस टाइम यहाँ की जो डायनेस्टी थी एक, उसका नाम था शाही डायनेस्टी। तो ये कहीं कश्मीर वाले रीजन में रूल करती थी, शाही डायनेस्टी थी और हिंदू थी। इसका जो मेन राजा था उस टाइम, उसका नाम जयपाल था। तो जयपाल से एक बार लड़ने आया था अपने फादर के साथ ही। तो फादर के साथ लड़ते लड़ते इसको काफ़ी नॉलेज मिल गई थी, काफ़ी ये एक मंजा हुआ खिलाड़ी बन गया था वॉरफेयर में। तो इसीलिए अपने भाई को हराने में भी ये सफल हो जाता है, क्योंकि इसको पहले से ही अच्छी नॉलेज थी, क्योंकि अपने फादर के साथ ही बाल लड़ने जाया करता था। जब वो जो शाही डायनेस्टी थी उस तक वो पहले पहुंच चुका था। तो अब देखिए, उसके बाद इसने जब ये खुद बनता सम्राट 999 AD को, तो अब इसने यहाँ पे 1001 को इसने डिसाइड कर दिया कि अब मैं इंडिया के ऊपर अटैक करूंगा। तो पहला अटैक इसने जयचंद के टाइम किया, और उसके बाद फिर उसके बाद इसने काफ़ी अटैक किए, और 1008 और 9 में फिर ये अटैक करता है। अब यहाँ पे जयचंद नहीं थे, इसका बेटा कौन था, आनंद चंद। अब देखो कितनी गलत बात हो सकती है ये, कि एक डायनेस्टी है समनद डायनेस्टी, उसकी आगे एक सब्सिडरी स्टेट, और जो उसका कोई स्लेव हुआ करता था उसका बेटा मोहम्मद गजनी, जो अभी अभी राजा बना है किसी कबीले टाइप से, और वो इतनी हिम्मत रख रहा है कि मुझे जाके कहाँ लड़ना है, इंडिया के साथ, जो उस टाइम इंडिया सोने की चिड़िया कही जाती थी, उस पर अटैक करने की सोच रहा है। और मतलब आप खुद देख लो कि इंडिया इतना पावरफुल होते हुए भी, इतनी इतनी जिसको सोने की चिड़िया बोल रहे हैं, कि उसके ऊपर एक काइंड ऑफ लुटेरा टाइप आदमी सोच रहा है कि मैं इसको लूट के ले जाऊंगा। तो वो इसका मकसद भी लूटना ही था। एक तो उसका मकसद थोड़ा रिलीजन बोल सकते हैं हम, और दूसरा मकसद था इसका लूट, क्योंकि यहाँ पे उसको पता था कि टेम्पल्स के अंदर जो यहाँ पे मूर्तियाँ हैं उसमें बहुत ज़्यादा सोना है। और तीसरा उसको ये था कि जो ये अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर कर चुका था, उसका भी उसने एक लोगों को एक दिखाना था कि हाँ मैं इस तरह से सुल्तान हूँ। और इस सब के चलते चलते उसने ऑप्ट कर लिया कि मैं इंडिया पे अटैक करूँगा। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि हिंदुस्तान के जो राजा थे उस टाइम, वो यूनाइटेड नहीं थे। राजपूत जो राजा थे वो एक दूसरे से लड़ते रहते थे, तो उनकी जो आपसी जो कमज़ोरी थी, इसकी वजह से इसने यहाँ पे अटैक करने का मन बनाया था। अब यहाँ पे एक बात बड़ी क्लियर ये है कि अगर वो इंडिया पे अटैक कर रहा है सेकंड इस टाइम 1008 और 9 में, तो उसकी नज़र में नगर कोट फोर्ट भी है। अब नगर कोट भी आना है, तो आप देखिए नगर कोट की कितनी अहमियत थी।
और बाद में भले 1024 और 25 में वो जो सबसे इसका भयानक जो अटैक था, जब यहाँ के सारे टेम्पल्स को तोड़ ले जाता है, जैसे सोमनाथ जो टेम्पल था गुजरात में, उसको भी इसने तोड़ दिया था। तो इस तरह से इसके इतने अटैक हुए, तो अब देखो कितना मौका दिया गया इसको, कितना मौका मिला इसको लड़ने का। अब इस तरह से देखिए, तो 1008-9 में उसने लड़ने यहाँ पे पहुंचा, और जब ये नगरकोट फोर्ट के ऊपर पहुंचता है, और इसकी 4th एक्सपीडिशन थी, चौथी बार आया था उस टाइम ये लड़ने के लिए, और लड़के इसके रहा है आनंद पाल जो शाही डायनेस्टी थी उससे लड़ने आ रहा है। और यहाँ तक ये माना जाता है कि जो आनंद पाल की जो फोर्स थी वो काफ़ी पावरफुल थी, बट यहाँ पे क्या था, जो हिंदू थे उनकी जो फौज में हाथी हुआ करते थे। अब जब इन्होंने अटैक किए इन हाथियों पर, क्योंकि ये माना जाता है कि जो गजनी था वहाँ से वापस जाने ही वाला था, बट दिक्कत हो गई कि जो आनंद पाल का जो हाथी था वही पागल हो गया, वही थोड़ा मस्त हो गया, और उसने वहाँ पे एकदम से क्योस पैदा कर दिया, जिसकी वजह से इसमें जो उनकी आर्मी थी उसमें भगदड़ मच गई, और यहाँ पे आनंद पाल की हार हो गई। तो इस तरह से वो अब आनंद पाल को हराने के बाद अब कहाँ पहुंचेगा, सीधा नगर। अगर नगर कोट में इसको रोका जाता, आनंद पाल अगर इसको रोकता तो शायद नगर कोट नहीं पहुंचता। और ये भी था कि जो ये 1008-9 का जो ये अटैक था, उस टाइम आनंद पाल अकेले नहीं लड़ रहा था, उसके साथ और भी राजा इकट्ठे हो गए थे, पर तब तक थोड़ी लेट हो चुकी थी, और दूसरा ये हाथी की वजह रही। तो इस तरह से वो नगर कोट फोर्ट पर पहुंचा, और उस टाइम यहाँ कराया था राजा जगदीश चंद्र। तो इस तरह से, तो आप समझिए तो गजनी कहाँ से आया था, अफगानिस्तान से। और बाद में यहाँ पे एक और, यहीं अफगानिस्तान में एक और छोटा सा कबीला था जिसको गौर कहते थे, और बाद में यहाँ यहाँ इस गौर ने गजनी को अपने हाथ में ले लिया, जो कौन बना, गौरी। और बाद में गौरी ने अटैक किए, और गौरी ने अटैक किया इंडिया के ऊपर, और गौरी ने भी अपने एक स्लेव को यहाँ पे बाद में अपॉइंट किया, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये गौरी आया। तो अब देखिए इंडिया के ऊपर मुसीबत कौन लेके आ रहा है, कोई स्लेव है, कोई छोटा कबीला है। तो उनसे ही इंडिया उस टाइम एक होता ना, हार खा रहा था। तो ये, अब ये आप थोड़ा जब हिस्ट्री में थोड़ा इंटरेस्ट लोगे तो आप थोड़ा और डिटेल में कभी पढ़ना इसको, क्या क्या वजह रही होगी, किस तरह से ये लोग यहाँ पे आए, तो आपको हिस्ट्री में थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। तो हिस्ट्री आपको कभी टफ नहीं लगेगी, बोरिंग नहीं लगेगी, अगर आप रिलेट करके पढ़ोगे। अगर आप सीधा रट्टा मारोगे कि 1008 में गजनी आया था और उसने अटैक किया और ये किया, और उसके बाद गौरी आया उसने ऐसा किया, ठीक है। अगर आप इसको प्रॉपर हिस्ट्री के साथ रिलेट करोगे, कहाँ पे सामने डायनेस्टी कहाँ पे थी, गजनी कहाँ पे था, गौरी कहाँ पे था, तो इस तरह से आप थोड़े रिलेशन अच्छे बनेंगे, तो आपको हिस्ट्री याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप हिस्ट्री को हिस्ट्री की तरह पढ़ोगे, जो कहानियाँ होती हैं। तो हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट स्टोरीज। तो इसको स्टोरी की तरह पढ़ें, और इसको ऐसे, और हाँ, इस स्टोरी के अंदर आपको एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि आप एक तो क्रोनोलॉजी प्रॉपर लगाए कि किसके टाइम क्या था। दूसरा, आपको एक लिंक बनाना ज़रूरी है, लिंक बनने बहुत ज़रूरी है। अगर आप लिंक बनाओगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अब जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे जगदीश चंद है कांगड़ा में, उसका कंटेम्प्रेरी आनंद चंद है, शाही डायनेस्टी का रूलर। और उधर गजनी आ रखा है, वो उधर है। और उधर मिडल ईस्ट में कौन होगा, इस तरह से अगर आप जाओ यूरोप में कौन होगा, तो ऐसे रिलेट करके पढ़ोगे तो थोड़ी और आसानी हो जाएगी आपके लिए। तो नगर कोट फोर्ट एक्वायर कर दिया कब तक के लिए, 1043 के लिए। तो कब से बात कर रहे हैं हम, 1008 से लेकर 40,043 तक ये किसके पास रहता है, मोहम्मद गजनी का जो आगे कमांडर था। और उसके बाद जब गजनी नहीं रहा होगा, महमूद था, जो उसका आगे बेटा या पोता था, उसके टाइम दिल्ली का जो तोमर राजा थे उन्होंने हेल्प किया कटोच राजा को इसको वापस दिलाने में। तो 1008 में और 9 में ये चला गया गजनी के पास। उसके बाद 1043 में आ गया किसके पास, कांगड़ा के राजा के पास, विद द हेल्प ऑफ तोमर इन दिल्ली। अब देखिए 51-52 अब्दुल रशीद सन ऑफ महमूद, गजनी का बेटा
महमूद का बेटा रशीद, हु केम इनटू पावर अपॉइंटेड हस्तगिन हजीब गवर्नर ऑफ पंजाब एंड रिकैप्चर द फोर्ट ऑफ कांगड़ा। तो अब देखिए, इसने कांगड़ा को फिर अपना गवर्नर अपॉइंट कर दिया और 1051 और 52 में फिर से कांगड़ा फोर्ट किसके पास चला गया? अफगानियों के पास ही, राइट। और उसके बाद अल्टीमेटली कांगड़ा फोर्ट बाद में कांगड़ा के राजा के पास वापस आया 1060 में। तो यहाँ पे इसकी कौन जी याद रखिए, 8-9, उसके बाद 43, फिर 1051-52 और अल्टीमेटली कब इस यहाँ पे 1060 में ये आ गया किसके पास? कटोच के पास। अब ये इसके ऊपर कटोच का ही रूल है। आगे हिस्टोरियन के बहुत डिफरेंट व्यूज़ है। कोई बोलते ये तुगलक के पास आया था कुछ टाइम के बाद, ये कोई बोलते इसको तुगलक के पास भी आया था और आगे शेरशाह सूरी के पास भी आया था। और ज़्यादातर हिस्टोरियन ये मानते किसी के पास नहीं आया, सीधा जाके ये 1620 में मुगल्स के पास गया था, शाहजहाँ के पास, ये 1620 तक। तो हमें ये बातें थोड़ी पढ़नी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, बट अगर ज़्यादातर मानेंगे तो हम 1620 तक ये कहीं नहीं गया। तो इस तरह से कांगड़ा सुशर्मचंद्र ने बनाया और गजनी का अटैक भी हुआ और बाद में ये थोड़ा वीक पड़ गया। तो 1170 तक इसमें से एक स्टेट पहली बारी फर्स्ट टाइम बाहर निकलती है, वो थी जसवान स्टेट। जसवान स्टेट को अलग कर दिया प्रभचंद ने, हु वॉज ब्रदर ऑफ राजा पदमचंद। तो जसवान स्टेट आगे जाके जब हम कांगड़ा की सब स्टेट पढ़ेंगे जो कांगड़ा से निकली थी, जैसे जसवान हो गया, गुलेर हो गया, हमीरपुर हो गया, इस तरह बड़ी सारी स्टेट निकली। तो उसमें जो सबसे पहली जो बाहर जाने वाली स्टेट थी, जो उसमें से टूटने वाली स्टेट थी, जो उसका डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया था, उससे जो सबसे पहले स्टेट थी वो जसवान थी, जो प्रभचंद ने बनाई थी। अब इसके बाद जो मेन राजा है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, वैसे तो बहुत सारे राजा है, अगर आप लोकड़ा किताब देखोगे तो उसमें पूरी राजाओं की एक वंशावली है, उस सबको नहीं पढ़ना। तो हमने कुछ सेलेक्ट किए हैं जिनमें से जो इम्पोर्टेंट है, जिनमें से क्वेश्चन आते हैं, तो उनको ही पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने पढ़ा है कौन? सुशर्म चंद्र पढ़ा है, एक जगदीश चंद्र पढ़ा है, राइट। और अभी ये आ गया यहाँ पे कौन? राजा पदम आ गया, जिसके टाइम जसवान बाहर निकला था। और उसी तरह से है अब एक राजा जयचंद, ही वॉज रूलर ऑफ कांगड़ा। रेफरेंस कहाँ पे मिलता है इसका? शिव टेम्पल है जहाँ बैजनाथ में, वहाँ पे पत्थर की स्लैब है, पत्थर की पट्टियाँ लगी हुई है, उस पट्टी में उसका नाम मिलता है, जो शिव टेम्पल है बैजनाथ में, जिसका पुराना नाम क्या था? कीरग्राम था। और पृथ्वी चंद का हमें इसलिए जिक्र मिलता है क्योंकि पृथ्वी चंद का कंटेम्प्रेरी था मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये माना जाता है कि 1337 एडी में तुगलक के टाइम कांगड़ा के ऊपर अटैक हुआ था। और तुगलक, आपको मैंने पहले भी बताया कि तुगलक को एक एजुकेटेड फूल माना जाता है। उसने कुछ इस तरह से काम किए जो उसको मूर्ख राजा बनाते हैं, पढ़ा लिखा मूर्ख बनाते हैं। जैसे उसने अपनी कैपिटल शिफ्ट की जिसमें बहुत सारे लोग मर गए, और उसके बाद उसने टोकन करेंसी स्टार्ट करी, और उसके बाद अपना खजाना पूरा करने के लिए उसके दोआब रीजन में बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया, जिससे किसान वहाँ से भाग गए थे। और जब उसको कुछ नहीं हुआ तो उसने पहाड़ी राजाओं पर अटैक कर दिया। तो इन सभी बातों के लिए उसको थोड़ा अच्छा राजा नहीं माना जाता। तो इस तरह से पृथ्वीचंद का भी जिक्र है क्योंकि वो उसका कंटेम्प्रेरी था। तो नेक्स्ट राजा है रूपचंद। अब रूपचंद का जो दिल्ली में कंटेम्प्रेरी था वो था फिरोज शाह तुगलक, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक का भतीजा था। अब फिरोज शाह तुगलक के टाइम अब रूपचंद ने ये डिसाइड कर दिया कि जो पहाड़ी राजा है और जिसके पास नगरकोट फोर्ट है, उनको अपनी पावर को थोड़ा शो ऑफ करना चाहिए और एक कन्फेडरेशन तैयार कर देनी चाहिए जिससे कि वो दिल्ली के ऊपर अटैक कर ले। इसके लिए उसने हिमाचल के जो अदर राजा थे, पहाड़ी राजा, उनके साथ टाइप कर दिया। और ये माना जाता है कि इस राजा ने शहाबुद्दीन ऑफ कश्मीर को भी इनवाइट किया था कि इस एक्सपीडिशन में पार्टिसिपेट करें, पर उसने मना कर दिया। और जब ये लोग दिल्ली के नियर बाय एरिया को लूट कर आ रहे थे, तो शहाबुद्दीन को लग गया था पता कि रूपचंद के पास काफ़ी माल होगा, तो उसने क्या कर दिया,
रूपचंद को ही लूट लिया। तो रूपचंद का यहाँ पे बहुत बड़ा लॉस हुआ। एक तो उसने दिल्ली के राजा से दुश्मनी ले ली और जो उसको सामान मिला वो शहाबुद्दीन को गंवा दिया। और ये सारा जो मेंशन किया है, इसकी जो स्टोरी है वो है धर्मचंद नाटक में, जो कि लिखा है मानिकचंद ने। ये क्वेश्चन पे मुझे एक बारी सीधा क्वेश्चन आया, डायरेक्ट क्वेश्न आया कि ये नाटक किसने लिखा हुआ है, तो इसलिए रूपचंद का इसके साथ लिंक है दिल्ली के साथ। ठीक है जी। तो इस तरह से क्या होगा, अब जो फिरोज शाह तुगलक है वो अब यहाँ पे दुश्मन बन गया। तो उसको ये था कि किसी तरह से उसको कांगड़ा के ऊपर अटैक करना था, तो इसलिए उसने क्या किया, 1365 में कांगड़ा के ऊपर अटैक कर दिया। और कांगड़ा में हमने लास्ट वीडियो में सारा डिस्कस किया हुआ है। और कांगड़ा फोर्ट के ऊपर अटैक किया और उसके बाद ज्वालामुखी के ऊपर अटैक किया। और ज्वालामुखी में 1300 किताब का एक लाइब्रेरी थी और उसमें से एक किताब उठाई और वो ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी के ऊपर थी, उसको पर्शियन में कन्वर्ट कर दिया, उसका ट्रांसलेट कर दिया। ट्रांसलेट करने वाला जो था इजुद्दीन खालिद खानी, और इसका नाम रख दिया दलाइल फिरोज शाही। और रूपचंद की 1375 में डेथ हो गई। तो अब इस तरह से रूपचंद का बेटा संगारा चंद और आगे जाके जो फिरोज शाह तुगलक था उसका बेटा नसीरुद्दीन, तो ये दोनों आपस में कंटेम्परेरी थे। और आगे जाके नसीरुद्दीन तो रहता ही है और यहाँ पे नया राजा बन जाता है मेघचंद। अब यहाँ पे आपने इतना याद रखना कि जो संगारा चंद था और जो मेघचंद थे, तो उन्होंने वो दोनों ही नसीरुद्दीन शाह के कंटेम्परेरी रहे। और मेघचंद के टाइम, और जब कांगड़ा में मेघचंद और दिल्ली में नसीरुद्दीन, जिसको मोहम्मद तुगलक के नाम रखते था बाद में, और उस टाइम यहाँ पर अटैक करता है तैमूर लंग। तो ये इतना सा आप इसको देख लेना, जोड़ लेना। तो अब सवाल यह कि जो संगारा चंद था, जब उसको राज्य पर बैठना था, देखो रूपचंद और फिरोज शाह तुगलक आपस में दुश्मन थे, बट संगारा चंद एंड नसीरुद्दीन आपस में दोस्त बन गया। तो इसके पीछे वजह ये थी, नसीरुद्दीन को जब राजा बनना था तो उसके कजन्स ने उसको राजा नहीं बनने दिया, तो वो भाग के संगारा चंद के पास आया, वहाँ पे उसने शरण ली। और बाद में संगारा चंद ने उसको अपनी मिलिट्री हेल्प देके उसको वहाँ पे राजा बनने के राजा बनवा दिया। तो इस तरह से इन दोनों के रिलेशन अच्छे थे। 1390 में जो नसीरुद्दीन था वो दिल्ली का सम्राट बन गया विद द हेल्प ऑफ संगारा चंद, और बाद में इसने अपना नाम रखा मोहम्मद तुगलक। तो इस तरह से मोहम्मद तुगलक के टाइम फिर अगला जो राजा बन जाता है कांगड़ा का, वो कौन था, मेघचंद। और मेघचंद के टाइम यहाँ पे आ गया कौन, तैमूर लंग। अब याद रखना, जो तैमूर लंग था उसने इंडिया पे बार बार से अटैक किया, बट उसने कांगड़ा फोर्ट पर अटैक नहीं किया। उसने क्यारदा धून और नालागढ़ में थोड़ा सा अटैक किया, और बाद में जो नालागढ़ का राजा था आलमचंद वो उसका दोस्त बन गया था। तो यहाँ पे तैमूर लंग का 1398 में अटैक हुआ, और 1399 में पठानकोट होते हुए नूरपुर होते हुए ये इधर से निकला, और बट उसने कांगड़ा फोर्ट पर अटैक नहीं किया। और राजा आलमचंद पर थोड़ा सा अटैक किया, पर बाद में आलमचंद इसका दोस्त बन गया था। वो जो राजा था हिंदूर उस टाइम था, आज का नालागढ़। तो यहाँ पे तैमूर की कहानी इस तरह से। अगर आगे देखिए, जो तैमूर था उसका आगे जो पोता था, जो ग्रेट ग्रैंडफादर था, ये तैमूर किसका, बाबर का। तो बाबर के मदर साइड और फादर साइड, एक तरफ तैमूर था और एक तरफ चंगेज़ खान था। तो इसलिए बाबर वैसे एक लड़ाकू जो इसके आगे ब्लड था उसमें से था। तो यहाँ पे ये तिमुरिद डायनेस्टी बनाता है इंडिया में, तिमुरिद डायनेस्टी, और जो बाद में बनी क्या, बड़ी फेमस मुगल डायनेस्टी। तो इस तरह से अब हरिचंद की स्टोरी यहाँ पे ये है। हरिचंद शिकार करने का शौकीन था, तो वो हरसर की तरफ कहीं शिकार करने जा रहा था, तो किसी शिकार करते करते अपनी टीम से हट गया और किसी पॉन्ड में जाके गिर गया। तो अब जब टीम वालों ने उसको ढूंढा तो नहीं मिला, 21 दिन तक फिर ढूंढते रहे, 41 डेज तक नहीं मिला। तो ये डिसाइड हुआ कि राजा की डेथ हो चुकी है, किसी जंगली जानवर ने खा लिया है, इसलिए इसका क्रियाकर्म कर देना चाहिए। और क्रियाकर्म किया, और इसमें जो रानी थी वो भी सती हो गई। तो इतनी बड़ी बात है, रानी वैसे ही मारी गई।
और बाद में क्या हुआ कि 21 दिन के बाद कोई यहाँ से कोई पैसेंजर जो राहगीर जो जा रहे थे उन्होंने देखा कि वो तो वहाँ पे किसी पौंड में गिरा है, तो उन्होंने क्या कर दिया, उसको बाहर निकाला और घर लेके आए। और जब वो अपने राजमहल पहुँचा तो उसने देखा उसका छोटा भाई करमचंद राजा बन चुका है। तो इसलिए इसने डिसाइड किया कि अब मैं यहाँ पे राजा नहीं बनूंगा, मुझे अपनी नया राज्य बनाना चाहिए। तो बाणगंगा, कुराली एंड न्यूगल रिवर के ऊपर इसने एक नया शहर बनाया, टाउन बनाया हरिपुर, और बाद में यही स्टेट बनती है क्या, गुलेर। तो गुलेर का फाउंडर कौन था, हरिचंद, और जो कि कांगड़ा में से निकला। इस तरह से कांगड़ा में से एक नई ऑफशूट निकली जो कि है नेक्स्ट है। तो इसी तरह से मैं बता रहा था 1526 में पानीपत की फर्स्ट लड़ाई के बाद मुगल राज्य तिमुर डायनेस्टी यहाँ पे बाबर ने एस्टेब्लिश कर दी। और इसके बाद नेक्स्ट है धर्मचंद। और धर्मचंद के टाइम क्या था, उसके बाद बाबर की राज्य बनने के बाद यहाँ पे बनता है हुमायूं। और हुमायूं को 2 लड़ाइयों में जो शेरशाह सूरी है वो हरा देता है। और इन लड़ाई में हारने के बाद एक तो बैटल ऑफ चौसा थी और एक बैटल ऑफ कनौज थी। एक 1539 में लड़ी गई और एक 1540 में लड़ी गई, और दोनों बैटल में ये हार गया था। और हारने के बाद यहाँ पे राजा बन गया शेरशाह, जो यहाँ का सम्राट बन गया दिल्ली का, शेरशाह सूरी, जो अफगान था और बंगाल में उस टाइम ये एस्टेब्लिश था। तो इस तरह से शेरशाह सूरी के आने के बाद यहाँ की जो हिस्ट्री अब थोड़ी चेंज हो जाएगी। अब ये समझे, यहाँ पे अगर ये पूरा नॉर्थ इंडिया है, दिल्ली, पंजाब, कांगड़ा, तो इस तरह से ये रीजन पंजाब जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा समझ लीजिए, अगर यहाँ पे किंग बैठता है तो यहाँ पे उस किंग का गवर्नर बैठता है, और इधर राजा लोग होते थे। तो जो राजा थे दे वर रिस्पॉन्सिबल टू गवर्नर एंड गवर्नर वाज रिस्पॉन्सिबल टू किंग। तो इस तरह से अगर अल्टीमेटली देखिए इस पूरे रीजन में किसी एक राजा की, किसी एक सम्राट की पैरामाउंटेंसी थी। तो इसी तरह से पूरा हिंदुस्तान, नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें, दिल्ली, पंजाब एंड हिमाचल के राजा। तो हिमाचल में ज़्यादातर पावरफुल कौन थे, कांगड़ा। तो अब यहाँ पे शेरशाह सूरी यहाँ पे है, उसने पंजाब गवर्नर बना दिया अपना भतीजा सिकंदर शाह। अब सिकंदर शाह ये राजा, कांगड़ा का राजा वैसे तो आज़ाद है, बट इसको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, ये इसको रिपोर्ट करेगा। तो इस तरह के ऐसा बना हुआ था। और बाद में क्या हुआ, यहाँ पे शेरशाह की डेथ हो गई, और डेथ होने के बाद हुमायूं फिर वापस आया और उसने दिल्ली की तख्त पे बैठ गया। तो दिल्ली फिर किसके पास आ गई, मुगल्स के पास। और बाद में क्या हो गया, एकदम से ही हुमायूं की डेथ हो गई, तो अभी यहाँ पे आ गया अकबर। जितने भी चेंजेस आए दिल्ली में, तो चेंज हुआ, पहले शेरशाह सूरी आया, फिर हुमायूं आया, फिर अकबर आया, बट पंजाब में अभी भी कौन था, सिकंदर शाह। पंजाब अभी सिकंदर शाह ही था। तो हिमाचल में अभी कांगड़ा, और इधर एक स्टेट और है नूरपुर। नूरपुर में कराया था बख्तमल, बख्तमल यहाँ पे था। तो ये नूरपुर जहाँ बख्तमल है, ये है कांगड़ा, और ये है पंजाब जहाँ सिकंदर शाह है, और ये है दिल्ली। तो जो कांगड़ा है, कांगड़ा का राजा था जयचंद, जयचंद कांगड़ा का राजा है। अब देखो, एक राजा जयचंद जो कांगड़ा का है, बख्तमल नूरपुर का है, और उसी तरह से एक राजा और है यहाँ पे जिसका नाम है रामचंद, ये गुलेर का है। और दिल्ली में अकबर, और पंजाब का गवर्नर सिकंदर शाह। अब जो सिकंदर शाह है, सॉरी, ये पंजाब का गवर्नर है, सिकंदर शाह ये पंजाब का है। तो इस तरह से है भी सिचुएशन यहाँ। अब अल्टीमेटली अगर देखा जाए इस रीजन में किसकी पैरामाउंटेंसी है, वो है अकबर की। इसकी पैरामाउंटेंसी बोलती है कि सबको इसकी बात माननी चाहिए। जब तक ये सब लोग इसकी बात मानेंगे तब तक ये लोग आज़ाद है। जब इन्होंने इसकी बात माननी छोड़ दी तो इसका मतलब है वो उससे विद्रोह कर रहा है, तो अकबर को एक्शन में आना पड़ेगा, और जो अकबर बोलता है वो उनको सुनना पड़ेगा। तो यहाँ पे अकबर ने ये बोल दिया सिकंदर शाह को कि आप ये जगह छोड़। 1056 एंड 57 में सिकंदर शाह ने जगह नहीं छोड़ी। अब अकबर इस पे अटैक करेगा। अब अटैक जब कर रहा था तो अकबर ये चाहता था कि जितने भी यहाँ पे ये पहाड़ी राजा है
इन सबको अकबर का साथ देना चाहिए। तो यहाँ पे कांगड़ा का राजा जयचंद मान लो न्यूट्रल रहा, इसने कोई स्टैंड नहीं लिया, तो अकबर को इसके ऊपर गुस्सा आ गया कि भाई तुझे न्यूट्रल रहने को किसने कहा। और दूसरा, जब सिकंदर शाह के ऊपर अटैक हुआ तो वो भाग गया, छुप गया, और छुपने कहाँ चला गया वो, नूरपुर। तो अकबर को ये लगता था कि नूरपुर के राजा को इसको पनाह नहीं देना चाहिए, बख्तमल ने इसको पनाह दे दी, तो इसलिए नूरपुर का राजा बख्तमल भी इसका दुश्मन बन गया। और बाद में हुआ यूं कि जो शेर शाह सूरी था, जो सिकंदर शाह था, उसको अकबर ने बंगाल भगा दिया। अब बंगाल भागने के बाद उसके इस रीजन में दो पक्के दुश्मन बन गए। पहला दुश्मन बन जाता है कांगड़ा का राजा और दूसरा बनता है नूरपुर का राजा। अब इसको भगाने के बाद ये इन दोनों से दुश्मनी लेगा। तो इस तरह से आप समझ गए, ये पिछली वीडियो मैंने डिस्कस किया है और यहाँ पे मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे किस किस की बात की हमने, एक तो दिल्ली, पंजाब, कांगड़ा, नूरपुर, और अभी एक नया करेक्टर आ जाएगा राजा ऑफ। तो इस तरह से इस रीजन में नूरपुर का राजा और कांगड़ा का राजा अभी दुश्मन है इसके, और एक यहाँ पे अपना दोस्त बनाएगा और जो होगा गुलेर का राजा, और उसको आगे काम देगा। तो अब इस तरह से अब जयचंद के साथ अब क्या होगा यहाँ पे, तो अब समझ गए कि जो जयचंद है वो अकबर उसके ऊपर थोड़ा सस्पिशियस है। अब दो वजह इसकी, पहली वजह इसने सिकंदर शाह को हराने के टाइम ये न्यूट्रल रहा, और दूसरा अकबर को लगता था अगर मुझे नॉर्थ इंडिया से जो सबसे बड़ी चैलेंज है वो कांगड़ा से आएगी, इसलिए कांगड़ा को वीक करना ज़रूरी है। इसीलिए अकबर ने जयचंद को अरेस्ट करवाने के लिए रामचंद को अपॉइंट किया। रामचंद को बोला कि इसको दिल्ली लेके आए, और रामचंद ने इसको दिल्ली लेके आया, और जिसका नतीजा ये निकला, जयचंद का बेटा बिधिचंद को लगा कि मेरा बाप मर गया है, दिल्ली ले जाके मार दिया गया है, और इसलिए पहली बार अंग्रेज़ों के अगेंस्ट 1572 में एक रिवोल्ट करता है। तो ये फर्स्ट रिवोल्ट था कांगड़ा राजा का अगेंस्ट मुगल्स, और इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए खान जोहान हुसैन क्वाली खान को भेजा गया। खान जोहान हुसैन क्वाली खान को भेज दिया गया कि इस रिवोल्ट को सप्रेस किया जाए, और खान जोहान हुसैन क्वाली खान ने रिवोल्ट को सप्रेस किया, और साथ ही साथ कुछ एरिया भी एक्वायर किया है, और जो कि बाद में बीरबल को जागीर के रूप में दिया गया। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, जो एरिया उसने एक्वायर किया था वो किसको दिया गया था, वो बीरबल को दिया गया था। अब इस तरह से इस एरिया का जो नया कमांडर होगा वो बीरबल होगा। तो बीरबल ने क्वाली खान को ये ऑर्डर किया कि अब तुझे यहाँ नहीं रुकना है, आपको आगे जाना पड़ेगा, जहाँ का ये राजा है जयचंद उसको ही एक्वायर करना चाहिए। जहाँ का राजा जयचंद है, जिसका बेटे बिधिचंद ने रिवोल्ट किया था, तो अब ये तो ऐसे रिवोल्ट करते रहेंगे, इसलिए बेटर है कि इसको ही एक्वायर कर दो, कांगड़ा फोर्ट को। तो कांगड़ा फोर्ट को एक्वायर करने के लिए आगे निकल गए। जब भी कांगड़ा फोर्ट को एक्वायर करने जा रहे थे तो इनके, जैसे हमने पहले देखे, इनके दो दुश्मन थे। एक दुश्मन और था जो था नूरपुर का राजा बख्तमल, उससे दुश्मनी निभानी थी, और एक था राजा रामचंद गुलेर का, उससे दोस्ती निभानी थी। तो इन्होंने रास्ते में जाते हुए नूरपुर के राजा बख्तमल को पकड़ा, और पकड़ने के बाद उसको भेज दिया लाहौर, और जहाँ पे उसको मार दिया गया, इसको सजाए मौत दे दी गई, और जो मौत देने वाला था वो था बैरम खान, जो आगे केयर टेकर भी था उससे पहले अकबर का। बैरम खान इसको मार दिया, और जो रामचंद था इसको एक इन्होंने फोर्ट दिलवाया, जिस फोर्ट का नाम था कोटला फोर्ट, और जो कि ज़बरदस्ती कांगड़ा ने एक्वायर कर रखा था। तो इस तरह से आगे निकल गए। तो अब इनके पास लास्ट टास्क रह गया था कांगड़ा फोर्ट को एक्वायर करना। जैसे ही कांगड़ा फोर्ट को एक्वायर करने वाले थे, उसी में अकबर के दो रिश्तेदार इब्राहिम हुसैन मिर्ज़ा एंड मसूद मिर्ज़ा ने क्या कर दिया, रिवोल्ट कर दिया पंजाब में। इनको पता था कि जो आर्मी है वो नगरकोट फोर्ट पहुंची है और दिल्ली दूर है, इसलिए रिवोल्ट कर दो। और इसलिए अकबर ने क्या कर दिया, इस पूरी आर्मी को कांगड़ा से कहाँ लगा दिया, फिर से पंजाब में, इन दो भाइयों के रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए। इस तरह से
जो पहला जो बड़ा स्ट्रॉन्ग मिशन था नगर कोट फोर्ट की तरफ अकबर का, वो फेल हो गया, बिकॉज इन दो भाइयों ने क्या कर दिया, रिवोल्ट कर दिया था इसकी वजह से। और उसके बाद जो अगला इसका बेटा आएगा बिधिचंद। अब बिधिचंद ने पहला रिवोल्ट तो कर दिया था 1572 में, दूसरी बार इसने फिर रिवोल्ट कर दिया अपने बाप का बदला लेने के लिए 58-59 में, और इस टाइम इसको सप्रेस कर दिया जैन खान कोका ने। और भी राजा थे इसके साथ, ये कन्फेडरेशन थी, राजाओं के साथ मिलकर किया था, अकेले नहीं किया था ये। तो मुगलों ने बाकियों को सबको छोड़ दिया, माफ़ कर दिया राजाओं को, बिधिचंद को कि ये कहीं दोबारा फिर से ऐसा अटैक कर ले। इसलिए बिधिचंद को क्या कर, उसको बोला कि जो तेरा बेटा है त्रिलोकचंद, उसको तुझे दिल्ली दरबार में ही रखना पड़ेगा, नहीं तो तू दोबारा रिवोल्ट करेगा। तो हॉस्टेज के रूप में त्रिलोकचंद को रखा दिया गया। और 54-59 में फिर रिवोल्ट हुआ हिमाचली राजाओं के अंदर, पहाड़ी राजाओं के अंदर, राजाओं ने अगेंस्ट मुगल्स, बट इस टाइम जसरोता के राजा की लीडरशिप के अंडर हुआ। इसमें बिधिचंद ने पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि उसका बेटा दिल्ली में था, और एक राजा बासु ऑफ नूरपुर था, उसने भी पार्टिसिपेट नहीं किया, बाकी सभी ने किया। और ये इसको भी सप्रेस कर दिया गया, मिर्ज़ा रुस्तम कांधारी भेजा गया और एंड शेख फरीद, इन दोनों ने इसको रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया। थोड़ा याद रखना, मैंने पिछली वीडियो में मैं अच्छे से डिस्कस किया, तो थोड़ा यहाँ थोड़ा तेज़ कर रहा हूँ मैं, तो आप चाहो तो उन वीडियोस को देख सकते हो, उसमें थोड़ी और क्लियरिटी आ जाएगी आपकी। और उसके बाद नेक्स्ट राजा है त्रिलोकचंद, और उधर राजा बन जाता है त्रिलोकचंद, और इधर राजा बन जाता है जहांगीर। और इनके आपस में पहले से दुश्मनी थी, क्योंकि बचपन में दोनों ही रहते थे दिल्ली में। त्रिलोकचंद राजा हॉस्टेज में रहता था और जहांगीर वहाँ का प्रिंस था, और दोनों राजघराने में रहते थे। तो और जो हिंदू राजा था त्रिलोकचंद, इसके पास एक पैरट था, तो पैरट की जो डिमांड करता था जहांगीर, तो इसने कभी नहीं दिया, तो इसलिए इन दोनों के आपस में बचपन से ही दुश्मनी थी। तो नेक्स्ट राजा यहाँ पे हरिचंद। अब जो हरिचंद का जो टाइम है, ये बड़ा फेमस है पंजाब की कांगड़ा की हिस्ट्री में, और ये इसलिए फेमस है क्योंकि इस टाइम क्या हुआ था, जो मैक्सिमम जो रिवोल्ट्स वगैरह हुए थे वो इस दौरान हुए थे, और फाइनली क्या हो गया था, जो कांगड़ा फोर्ट था वो मुगलों ने एक्वायर भी कर दिया था। अब इसके बाद जैसे ही जहांगीर राजा बनता है 1615 में, ये शेख फरीद को टाइटल देता है मुर्तज़ा खान का, और साथ में भेजता है राजा सूरजमल ऑफ नूरपुर को कांगड़ा फोर्ट को एक्वायर करने के लिए। देखिए पहले इसमें अकबर ने ट्राई किया 1572 में, फेल हुआ, और उसके बाद बीच में और भी एक दो बारी हुआ था, तो आप देखना पीछे मैंने डिस्कस किया पिछली वीडियो में। और अब यहाँ पे कौन ट्राई कर रहा है, जहांगीर। जहांगीर ने किसको भेजा, इन दो को, बट इन दो का ये हुआ कि जब ये जा रहे थे लड़ने के लिए, तो उनकी रास्ते में ही लड़ाई हो गई मुर्तज़ा खान की और राजा सूरजमल की। तो सूरजमल को वापस बुला दिया और इसको भेज दिया डेक्कन। डेक्कन में उस टाइम जहांगीर का बेटा शाहजहाँ रहता था, उसके साथ इसको अटैच कर दिया कि भाई तो यहाँ से आ जा। बट यहाँ पे मुर्तज़ा खान था जो शेख फरीद का, वो भी मार हो गया, उसकी डेथ हो गई, तो इसलिए से ये मिशन भी फेल हो गया। उसके बाद 1616 में एक और अटेम्प्ट लिया, और इस अटेम्प्ट में क्या किसको बुलाया गया, मान सिंह राजा ऑफ जयपुर, बट इसको रास्ते में किसी ने मार दिया, संग्राम सिंह था, कोई ज़मींदार था वो पंजाब में, उसने इसको मार दिया। अब यहाँ पे जो जहांगीर था वो बड़ा फ्रस्ट्रेट था यहाँ पे कि मैंने 2 बारी ट्राई कर दिया, दोनों बारी फेल हो गया। इससे पहले मेरे जो फादर थे उन्होंने भी ट्राई किया और दोनों बारी वो भी फेल हो गया, तो इसलिए उन्होंने 1618 में फिर से अपने बेटे शाहजहाँ से डिस्कस किया कि बताए क्या करें। और शाहजहाँ के साथ उस टाइम कौन रहता था, सूरजमल। तो सूरजमल उस टाइम वहाँ रहता था, तो शाहजहाँ ने उसका नाम रिकमेंड किया कि आप दोबारा से उसको भेजो, और शाह काली खान मोहम्मद ताकी के साथ। अब दोनों लोग चले गए, एक ताकी एक सूरजमल। अब सूरजमल नूरपुर का राजा था, ये ऑलरेडी लड़ रहा था चंबा के साथ, इसकी 10 साल से वॉर चली हुई थी। तो सूरजमल का यहाँ पहुँचते पहुँचते दिमाग ख़राब हो गया, उसको लगा कि चंबा के साथ मैं ऑलरेडी लड़ रहा हूँ, और अगर मैं अपने लिए जीत लूँ कांगड़ा फोर्ट को तो बहुत बढ़िया रहेगा, बाद में चंबा भी जीत जाऊँगा, कांगड़ा फोर्ट मेरा हो जाएगा, और नूरपुर का मैं ऑलरेडी राजा हूँ, और इसलिए मुझे क्या करना मुगलों से। इसलिए उसने क्या कर दिया, जब वो जा रहा था तो उसने क्या कर दिया, जो उसके साथ भेजा था ताकी, जो उसके साथ जो ताकी भेजा था शाह काली खान मोहम्मद ताकी, ये बता दिया जो ताकी है इज़ नॉट कॉम्पिटेंट लीडर, तो इसलिए उसको वापस बुला दो, मैं अकेले लड़ूंगा। अब क्या हुआ, सूरजमल वहाँ पे रह लिया, ताकी को बुला दिया गया, और सूरजमल की जो थी उसकी गलत इंटेंशन, उसने पूरा
अपने पास आर्मी वगैरह इकट्ठी की और आर्म्स वगैरह इकट्ठे किए। जब इसके पास इनफ मात्रा में ये सब कुछ आ गया तो उसने बोल दिया कि भाई अब मैं मुग़लों के लिए नहीं लड़ूंगा, इसलिए खुद उसने रिवोल्ट कर दिया। और इससे जहांगीर बड़ा फ्रस्ट्रेट हुआ, जिस बंदे पर इसने विश्वास कर दिया उसने दगा कर दी। तो उस टाइम क्या था, जो सूरजमल था उसका भाई एक भक्तमल, जो जगत सिंह, सूरजमल के भाई जगत सिंह उस टाइम कहाँ था, बंगाल में जॉब करता था फॉर मुगल्स। और उसको बुलाया कि भाई तू आजा, तेरे भाई ने ऐसे दगा कर दिया, अब तेरा ही काम है ये, तू जाके अपने भाई के रिवोल्ट को भी सप्रेस करेगा और कांगड़ा फोर्ट को भी जीतेगा। तो जगत सिंह आया, जगत सिंह के साथ एक बंदा और भेज दिया गया, उसका नाम था सुंदरदास रायरियान। तो सुंदरदास रायरियान एंड जगत सिंह ने दोनों ने मिलके 1920 में कांगड़ा फोर्ट को एक्वायर कर दिया। और जो सूरजमल था उसको भगा दिया, कहाँ पे वो भाग गया डर के मारे, चंबा में वो पहले लड़ रहा था। और चंबा के दो भाई थे, जनार्दन एंड विशंबर। अब यहाँ पे दो स्टोरी है, कोई बोलते हैं इन लोगों ने, दोनों ब्रदर ने इसको मार दिया था क्योंकि दुश्मन थे, और कोई बोलते हैं उसकी खुद की ही डेथ हो गई थी। इसलिए अब नया राजा कौन बनेगा, सूरजमल यहाँ पे मर गया और नूरपुर का राजा बन गया नया जगत सिंह। और 1620 में और फाइनली मुगलों ने कांगड़ा फोर्ट को भी एक्वायर कर दिया। इस जीत से जहांगीर इतना खुश हुआ, वो नूरजहां के साथ 1622 में खुद विजिट किया नगरकोट फोर्ट और पठानकोट होते हुए। और उसी टाइम नूरजहां के ऑनर में, और इस जो धमेरी था, जो नूरपुर उसका नाम पहले धमेरी था, तो जगत सिंह ने उसका नाम क्या दिया, नूरपुर। तो ये भी मैं पिछली वीडियो में थोड़ा डिस्कस कर चुका हूँ डिटेल में। इस तरह से जो मेन इवेंट हुआ था, जो कांगड़ा फोर्ट चला गया था, वो किसके टाइम गया था, राजा हरिश्चंद्र।